हेलो बच्चों, मैं हूं मेघा बलानी और स्वागत है आपका आज की क्लास में। बहुत बहुत वेलकम है। आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा और जिसको लिखा है किसने? माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखा है। इसमें आपको एक और पार्ट भी मिलेगा जवानी, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम इसी को ही पढ़ेंगे और बहुत ही छोटा सा, बहुत सा सिंपल सा, मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका ये चैप्टर, क्योंकि आप इसको पढ़ के खुद से ही समझ जाओगे कि इसमें क्या कहना चाहता है। कोई ऐसे हार्ड लैंग्वेज नहीं लिखी हुई जिसको आप नहीं समझ पाओ। लेकिन हमको कवि परिचय देखना है, उनकी कृतियां देखनी है, ससंदर्भ व्याख्या देखनी है कि कैसे हमको प्रसंग संदर्भ और उसकी व्याख्या करनी होती है। ठीक है, एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, कक्षा 10 का है। और एक और बात, यूपी का ऑलमोस्ट अब हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट होने वाला है। 2 से 3 चैप्टर और बचे होंगे, एक हल्दी घाटी रह गया है और 1-2 चैप्टर और हैं। उसके बाद हमारी यूपी का जितना भी हिंदी है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको एक और चीज़ ऐड हो रही होगी, वो है आपका संस्कृत वाला पार्ट। तो संस्कृत वाले पार्ट को आपको खुद से पढ़ना है। अगर लगा कि आगे जाके कभी टाइम रहा तो एप्लीकेशन पे हम जो ग्रामर से रिलेटेड जो भी है, जैसे ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, वो हम वहाँ कर सकते हैं ऐप पे, है ना। और मतलब ये चीज़ करेंगे तो भी एप्लीकेशन पे ही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। लेकिन आपको खुद से ही पढ़ना है। टाइम रहा आगे इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद अगर टाइम बचा तो उस चीज़ को करेंगे, अदरवाइज आप लोग संस्कृत की प्रैक्टिस जो है वो सेल्फ करना शुरू कर दें। ठीक है, तो हिंदी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हम इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जो है उन्हें आप देख लीजिए, ये है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था उन सभी चीज़ों को हम समझना स्टार्ट करते हैं। जीवन परिचय। क्रांति के अमर गायक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है सन 1889 में 89 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बावई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम था नंदलाल। ठीक है, इनका खुद का नाम था माखनलाल और इनके पिता का नाम था नंदलाल चतुर्वेदी, जो कि क्या थे? एक टीचर थे। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बांग्ला, गुजराती और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया, मतलब कि पढ़ाते भी थे। तत्पश्चात खंडवा से कर्मवीर नामक साप्ताहिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। साप्ताहिक पत्र मतलब सप्ताह में जो पत्र निकलता है ना, जिसको हम बोलते हैं मैगजीन टाइप में, या साप्ताहिक पत्र होता है जिसमें एक छोटी सी बुकलेट जैसा आता है जिसमें पूरे सप्ताह के बारे में सब कुछ होता है। तो वो पत्र जो है इन्होंने शुरू किया। सन 1913 ईस्वी में वे सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक नियुक्त हुए। मासिक यानी कि महीने में एक बार आने वाली पत्रिका, ठीक है, और जो हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो तो डेली होती है, उसमें संपादक पर नियुक्त हो गए। चतुर्वेदी जी एक भारतीय आत्मा नाम से लेख कविताएं लिखते रहे। इनकी कविताएं देश प्रेम के मत वाले युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। यानी देश प्रेम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अपनी लिखते थे। जितनी भी कविताएं होती थी इनकी मोस्टली जो है वो किससे रिलेटेड होती थी? देशभक्ति से, देशभक्तों के लिए क्या क्या करना चाहिए, उन सभी से रिलेटेड इनकी कविताएं होती थी। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण वे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। इन्हें कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। जेल से छूटने पर सन 1943 ईस्वी में ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए। हरिद्वार में महंत शांतानंद की ओर से चांदी के रुपयों से इनका तुलादान किया गया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी विभूषित किया। इनको ये भी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये इनके जीवन परिचय के बारे में है। आगे एक और चीज है, मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें पुरस्कृत किया और 80 वर्ष की आयु में 30 जनवरी 1968 ईस्वी को इस महान भारतीय आत्मा की वाणी सदा के लिए मौन हो गई। तो आपको जो जीवन परिचय लिखना है उसमें आपको इसी तरीके के जो चीज़ें हैं, जो इस तरीके की लाइनें हैं, वो आपको लिखनी है। ठीक है, सिंपल सा मत लिख देना इनका निधन हो गया था। आप कुछ ऐसी लाइनें जो हैं वो आप अपने जीवन परिचय में लिख सकते हो। तो ये वाली बात जो है इसे आप मतलब ध्यान रख लेना कि हाँ, जब हम जीवन परिचय लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कि उनकी वाणी जो है सदा के लिए मौन हो गई या सदा के लिए वो शांत हो गए, इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, नाउ आगे है उनकी रचनाएं। तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? चतुर्वेदी जी की कृतियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। तो इसमें इनकी कृतियों के साथ साथ इनका परिचय भी दे रखा है। सबसे पहले है कृष्णार्जुन युद्ध। यह है अपने समय की प्रसिद्ध रचना रही है।
इसमें पौराणिक नाटक को भारतीय नाट्य परंपरा के अनुसार प्रस्तुत किया गया था। अभिनय की दृष्टि से ये अत्यधिक सशक्त रचना है। ठीक है, अभिनय की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, यानी आप इसमें एक्ट वैक्ट जो थे वो बहुत ही अच्छे थे। साहित्य, देवता, यह चतुर्वेदी जी की कौन सी है? भावात्मक निबंधों का संग्रह है साहित्य देवता। ठीक है, ये एक साथ है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर हेमंत रंगिनी। ये जो है एक साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। इसमें इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था, जो कि बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है एज अ राइटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कला का अनुवाद, ये भी इनका एक और था। यह इनकी कहानियों का संग्रह है। इसमें कहानियों से रिलेटेड था सब कुछ। संतोष बंधन सुख, इनमें गणेश शंकर विद्यार्थी की मधुर स्मृतियां हैं। यानी इतनी जो भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं उनके बारे में भी इसमें अंदर लिखा हुआ है कि किसमें क्या क्या था। आपको सिर्फ रचनाएं याद रखनी है ज्यादातर। रामनवमी, इन कविताओं में देश प्रेम और प्रभु प्रेम के समान रूप से चित्रित किया गया है। मतलब देश प्रेम और भगवान के प्रति प्रेम, इन दोनों से रिलेटेड कविताएं जो हैं उसका जो भाव दिया गया है दोनों के लिए समान दिया गया है। युग चरण, जिसमें हम अभी कविता देखेंगे। समर्पण, हिम करिटिनी और वेणु लो गुंजे धरा, इसके अन्य काव्य संग्रह थे। ठीक है, तो ये इनकी और कुछ रचनाएं थी। तो आप रचनाओं के नाम याद रख सकते हो, डिटेल छोड़ भी देना, लेकिन थी इसलिए मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इनकी शैली कि किस तरह से लिखते थे, क्या होता था इनके अंदर, कैसे इमोशन होते थे इनके। तो चतुर्वेदी जी जो थे वो ओजपूर्ण, यानी कि हमेशा एक अच्छी सोच रखते हुए कुछ भी लिखते थे। और साथ ही साथ क्या थे, उनकी शैली जो थी कैसी थी? भावात्मक थी, इमोशनल थे बहुत ज़्यादा। इनकी शैली में छायावादी लाक्षणिकता परिलक्षित होती है। चतुर्वेदी जी की कविताओं में कल्पना ऊंची उड़ान के साथ ही भावों की तीव्रता भी दृष्टिगोचर होती है। इनकी जो कविताएं होती थी उनमें कल्पनाएं तो बहुत ऊंची होती थी, लेकिन उनके साथ साथ उनकी भावनाएं भी उसमें ऐड होती थी। ऐसा नहीं होता था वो सिर्फ कल्पनाएं करते हुए कुछ भी बोलते थे, उनके अंदर उनके इमोशंस भी होते थे। ठीक है, ये हो गई इनकी शैली। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है आपका पुष्प की अभिलाषा। पुष्प मतलब फूल। एक फूल की अभिलाषा, एक फूल की इच्छा क्या है उसके बारे में बताया है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। और ये कहाँ से लिया गया है? युग चरण से लिया गया है। क्या बता रहे हैं कि भाई पुष्प जो होता है, एक फूल जो है हम कैसे यूज करते हैं, हम अगर अपने आसपास अगर फूल देखते हैं तो हमेशा फूल को हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। किसी के घर में कुछ फंक्शन होता है तब फूल आ जाते हैं, सजावट करनी होती है तब फूल आ जाते हैं, कभी किसी का स्वागत करना है तब हम फूलों को यूज करते हैं, पूजा करनी है तो फूलों को यूज करते हैं। ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है तब भी हम फूलों को यूज करते हैं, और अगर हमको घर सजाना है उसके लिए भी हम फूल यूज करते हैं। तो हम हमेशा फूलों को इन कुछ कुछ कामों के लिए यूज करते हैं। बट एक फूल जो है, अब उस फूल की अभिलाषा बताइए कि एक फूल की इच्छा क्या है। तो फूल की पहले तो बताया है कि कौन कौन सी उसकी इच्छा नहीं है, वो क्या क्या चीजें नहीं चाहता है, या और उसके बाद बताया कि वो फूल जो है वो एक्चुअल में चाहता क्या है, उनके बारे में बताया। तो सबसे पहले कहा है चाह नहीं, किसके लिए कह रहे हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वो पुष्प के लिए कह रहे हैं कि पुष्प की इच्छा क्या है। पुष्प नहीं चाहता है कि मैं किसी सुरबाला, मतलब किसी अच्छी सी लड़की या कोई प्यारी सी लड़की को है जो युवती है, सुंदर है, उसके लिए क्या बन जाऊं, उसके लिए गहने बन जाऊं, गहने की तरह उस गूंथा जाऊं और उसको धार, मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं एज अ फूल बनकर, एक फूल बनकर के किसी सुंदर युवती को सजाऊं, उसके लिए गहना बन जाऊं। जैसे पहले के टाइम पे आप देखते थे कि सब लोग फूलों से श्रृंगार करते थे, आज भी लोग जो है गजरा वजरा लगाते हैं वो फूलों से ही होता है। तो वो कह रहा है फूल कि मुझे इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुंदर युवती जो है उसके लिए गहने की तरह बन जाऊं। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लट जाऊं, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि भाई कोई प्रेमी जो है वो एक माला को बना करके, एक माला को पिरो करके अपनी प्यारी यानी अपनी जो प्रेयसी है उसके मन को ललचाने के लिए एक माला को बनाए और उसको दे, उसको पहनाए, उसको फूल दे। देखते हैं ना आप, प्यार का इजहार करते तो फूल पहले पकड़ाते हैं।
तो वो भी नहीं चाहता है फूल की। मैं नहीं चाहता कि कोई प्रेमी जो है वो फूलों से गुथकर, फूलों को पिरो करके अपनी प्रेयसी को ललचाए। मैं ऐसे भी नहीं चाहता कि मैं उसको ललचाने के लिए इस तरह से बन जाऊं, तो ये भी नहीं चाहता। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। और कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मैं क्या बन जाऊं, कि मैं ऐसा एक ऐसी चीज के लिए यूज हो जाऊं कि जैसे जो सम्राट हैं, बड़े बड़े राजा हैं, या कोई भी जो भी जिसका भी निधन हो जाता है, मैं उसके शव पर डाला जाऊं, तो ये भी मेरी इच्छा नहीं है। यानी मैं इसके लिए भी नहीं बनना चाहता हूँ। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़े भाग्य पर इटलाऊं। और मेरा ये भी चाह नहीं है, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं जो हूँ भगवानों के ऊपर जैसे चढ़ाया जाता है, देवी देवताओं के ऊपर जो फूल चढ़ाए जाते हैं, उनको फूल अर्पित किए जाते हैं, मैं ऐसा भी नहीं चाहता। और ना ही मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि इन जो भगवान जी हैं, जो देव हैं, उनके ऊपर चढ़कर मुझे ऐसे इटलाने का, मुझे ऐसे इतराने का भी कोई चाह नहीं है। मैं इस तरह का भी कोई मन नहीं रखता हूँ कि हाँ, एज अ फूल मुझे जो है किसी देवता के ऊपर समर्पित किया जा रहा है, उसके लिए अर्पित किया जा रहा है, तो ऐसा भी मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने, ऐसा कोई नहीं है कि मैं अपने भाग्य पे इतराऊं कि हाँ मुझे देवताओं के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, तो मेरी ये भी इच्छा नहीं है। अब उनकी इच्छा क्या है वो देखो। मुझे तोड़ लेना बनमाली। अब क्या कह रहे हैं कि हे वन के माली, जो भी फूलों को तोड़ते हैं, उनको कह रहे हैं पुष्प कि मुझे तोड़ लेना। अगर आपको तोड़ना है तो कैसे तोड़ना, उस पथ में देना तुम फेंक। तो जब आप मुझे तोड़ोगे तो मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहां पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो आप मुझे जब तोड़ोगे, तोड़ के मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहां से मातृभूमि की रक्षा के लिए, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, जो हमारे देशभक्त हैं, जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे वीर पुरुष हैं, आप उनके रास्तों पर मुझे जो है फेंक देना, बजाय कि मैं कहां कहां चला जाऊं, मैं किसी का गहना बन जाऊं, किसी को ललचाने के लिए बन जाऊं, किसी देव का फूल बन जाऊं। मुझे ऐसा सब कुछ नहीं बनना है। अगर आप मुझे बनाना चाहते हो, मुझे समर्पित करना चाहते हो, तो क्या करो, मातृभूमि पर जो लोग अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे वीर पुरुषों पर मुझे क्या कर देना, उस ऐसे वीर पुरुषों के रास्तों पर मुझे बिछा देना। ठीक है, तो यहां पर ये कंप्लीट होता है, सिंपल सा। अब हम देख लेते हैं कि ये संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखेंगे और इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज जो भी होती है ना कविता में, इनको आप ले लेना कि हाँ ये युग चरण से है, ये हमको संदर्भ में लिखना ही लिखना है प्रसंग में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा नामक कविता से अवतरित है। यह कविता उनके कविता संग्रह कौन सा, युग चरण से हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित है। प्रसंग क्या लिखोगे, प्रसंग लिखोगे भाई देश प्रेम की भावना से रिलेटेड है। तो चतुर्वेदी जी के काव्य में राष्ट्रीय चेतना की गूंज है, उसमें त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना विद्यमान है। इस कविता में भी कवि ने एक पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से अपने इन्हीं भावों को व्यक्त किया है। क्लियर, व्याख्या देखते हैं। कवि माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि पुष्प के मन में अन्य किसी भी प्रकार का सम्मान पाने की अभिलाषा नहीं है। क्यों? वे कहते हैं कि मेरी इच्छा ये नहीं कि मैं किसी देव कन्या के आभूषण में गुंथकर उसका सुख प्राप्त करूं। मेरी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं किसी प्रेम द्वारा अपनी प्रेमिका के लिए बनाई गई माला में बिंदकर प्रेमिका को आकर्षित करूं, ये भी मेरा इच्छा नहीं है। ना मैं महामहिम सम्राटों के शव पर चढ़ाया जाकर राजकीय सम्मान पाना चाहता हूं, और न श्रद्धालु भक्तों द्वारा पूज्य देवी देवताओं के मस्तक पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करना चाहता हूं। तो चाहते क्या है, इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुष्प व्यर्थ और निरर्थक मानता है। पुष्प अपनी अभिलाषा प्रकट करता हुआ क्या कहता है कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस मार्ग पर फेंक देना जिस मार्ग से होकर देश के वीर जवानों की टोलियां अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां देने के लिए जाए। इस प्रकार पुष्प बलिदान के मार्ग में स्वयं को अर्पित किए जाने में ही सुख का अनुभव करता है। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो देश प्रेम, देश के लिए रक्षा करते हैं, उन्हीं के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें कवि की राष्ट्रीयता की जो भावना है, जो देश के लिए जो उनकी भावना है, उनका प्रेम है, वो सभी दिख रहा है। तो इसलिए वो कहा जा रहा है कि वो देश प्रेम से रिलेटेड सारी चीजें लिखते थे। ये हो गया इसकी व्याख्या। अब देख लेते हैं इसका काव्य सौंदर्य।
सबसे पहले भाव पक्ष लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, इस कविता में राष्ट्रीयता की भावना मुखरित हुई है, पहली चीज तो है ये। पुष्प किसी राजनेता की तरह सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहता, वह तो एक आत्म बलिदानी सैनिक के समान ही स्वयं को समर्पित कर देना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं सिर्फ एक राजा की तरह रहूं, मैं एक देशभक्त की तरह, जैसे एक देशभक्त जो है अपने प्राण को न्यौछावर करता है, ऐसे पुष्प भी चाहता है कि मेरा जब भी कोई चीज हो तो वो देश के लिए हो, देश के प्रति समर्पित हो। तो इस तरह से एक पुष्प को अपने भाग्य पे या उसके सम्मान के ऊपर नहीं जाना है, उसे अपने लिए करना है कि मैं जो भी करूं अपने देश के लिए करूं। भाषा कैसी है, परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। खड़ी बोली यानी कि सिंपल है, इसमें कोई भी आपको अवधि, ब्रज भाषा, ये सारी भाषाओं के कोई शब्द नहीं मिल रहे, सिंपल पढ़ के हमको इजीली ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है ना। यानी ये ऐसा है चैप्टर है कि अगर हम ना भी पढ़े तो मतलब सिर्फ देख लें तो भी हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी चीजें इसमें नहीं दिख रही है। तो खड़ी बोली है। रस जो है वीर है, क्योंकि इसमें वीरता से रिलेटेड, देश प्रेम से रिलेटेड बताया गया है, तो वीर है। गुण कैसा है, ओज है। और अलंकार अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, शब्दों की बार बार रिपीटेशन हो रहे हैं, तो वहां से हमको पता चल सकता है। अनुप्रास क्यों है, क्योंकि हर एक चीज में क्या होगा, किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही होगी। जैसे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देख लो कि अगर किसी वर्ण, अगर चाह नहीं तो ये बार बार रिपीट हो रहा, तो ये क्या है, पुनरुक्ति है। दूसरी चीज, अगर किसी में अगर हम अनुप्रास देखते हैं तो क्या होता है, कोई भी शब्द जो है वो बार बार, कोई भी वर्ण जो है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर कहीं हमको दिख रहा है तो जैसे हाँ यहाँ है, हे हरि, दो एक साथ दिख रहे हैं आपको, ठीक है। और गहनों में गूथा जाऊं, ग से दिख रहे हैं, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि अनुप्रास है और पुनरुक्ति है। क्लियर। काव्य सौंदर्य भी हो गया, यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा चैप्टर था, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है, छोटा सा चैप्टर था। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और 1-2 चैप्टर और है, उसके बाद हमारा यूपी बोर्ड का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।